नमस्कार दोस्तों, हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने एक बार फिर से हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने डीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर नंबर जो 7 है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो भी 1-2 यूनिट कुछ भी जो रह गई है वो ज़्यादातर थ्योरी पढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी हम उसको जो भी रहा है उसको अपने हिसाब से तैयार करके आपके सामने एक वीडियो जो है रिकॉर्ड कर देंगे। आज हम जो है वो अगले पेपर की ओर बढ़ेंगे और आज हमने पेपर नंबर 7 के बाद में पेपर नंबर जो है 11 मतलब पेपर नंबर 11 को आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार किया है, क्योंकि पेपर नंबर 11 जो है वो एक तरीके से आपके लेवल में आपके लिए बहुत इजी होने वाला है और आप इसको आराम से समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ अपन को समझने की है वो चीज़ हम आज आपको जो भी है जितना हो सकेगा आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पेपर नंबर 11 है इसमें हम पूरा पढ़ेंगे परिवार और समुदाय। आपको 2 चीज इसके अंदर पढ़नी है, एक हमारा परिवार और एक हमारा समुदाय। परिवार क्या होता है, समुदाय क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं, आज हम यूनिट नंबर 1 के अंदर यूनिट नंबर 1 जो है इसके अंदर हम परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परिवार क्या होता है। यदि हम परिवार की एक डेफिनेशन के रूप में माने तो आप यदि किसी भी प्रकार से आपको परिवार के बारे में पता ना हो, लेकिन फिर भी यदि आप परिवार के बारे में लिखना चाहें तो आप अपने दिमाग से भी परिवार के बारे में आराम से लिख सकते हो कि परिवार के अंदर कौन होता है, परिवार किससे मिलकर बना होता है। तो आराम से आप इसका अर्थ लिख सकते हो। और यदि अपन परिवार को एक परिभाषा के रूप में यदि परिभाषित करें तो इसमें 3 चीज आपको जो है वो आती है। यदि आप परिवार को देखते हैं तो इसके अंदर एक आएगा रक्त, एक आएगा विवाह और एक आएगा गोद लेना। परिवार में मेन चीज आपकी 3 होती है कि एक तो हमारा किसी के साथ रक्त का संबंध है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई हमारा और इसका तो खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है मतलब वो आपका पारिवारिक व्यक्ति है, कोई ना कोई आपके परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति है। एक यदि बात करते हैं दूसरे के विवाह, यदि किसी भी लड़के का विवाह होता है और हमारे घर में उस लड़के की जो पत्नी है वो विवाह करके जब हम उसको लेकर आते हैं तो वो हमारे एक परिवार का क्या बनती है, हिस्सा बनती है, हमारे एक परिवार का पार्ट होती है। एक होता है गोद लेना। जैसे किसी भी व्यक्ति के कोई भी संतान नहीं है, संतान नहीं होने की स्थिति में वो किसी अन्य व्यक्ति की संतान को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, गोद ले लेता है। तो वो गोद लिया हुआ बच्चा भी हमारे परिवार का क्या होता है, एक पार्ट होता है, मतलब हमारे परिवार का हिस्सा होता है। तो ये 3 चीज हमारे परिवार के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। इन तीनों को मिलकर के और जो बनाने वाली इन तीनों को मिलकर के एक सामाजिक इकाई तैयार होती है। क्या होती है, सामाजिक इकाई। और ये जो सामाजिक इकाई है ये आपका क्या है, परिवार है। ये आपका क्या है, परिवार है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 3 चीज को आपको दिमाग में रखना है, रक्त, विवाह और गोद लेना। और इन तीनों से मिलकर के जो एक सामाजिक इकाई तैयार होती है और इस सामाजिक इकाई को हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। और यदि बात आती है आपकी कि ये बना किससे है, तो ये एक रोमन शब्द था। परिवार शब्द जो है वो रोमन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और रोमन में ये शब्द था फेमुलस। रोमन शब्द है फेमुलस और इस फेमुलस रोमन शब्द से हमारे फैमिली शब्द का निर्माण हुआ और फैमिली शब्द से ये क्या बना, परिवार बना। और यदि इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता था नौकर। क्या होता था, नौकर।
उस समय क्या है कि रोमन में एक कानून था कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई नौकरी करता है, और चाहे वो घर में करे या किसी प्रकार का कोई गुलाम बन के रहे, किसी का कोई सेवक बन के रहे, किसी का कोई नौकर बन के रहे, तो उनके सबके एक ग्रुप बनाए जाते थे, मतलब एक समूह बनाया जाता था, और उस समूह को वो फैमुलस कहते थे। और फैमुलस का मतलब होता था ये नौकर। अब इसी प्रकार आगे चलकर ये जो फैमुलस शब्द है ये फैमिली शब्द में कन्वर्ट हुआ, और फैमिली शब्द में कन्वर्ट करके और इसका जो अर्थ बना वो बना परिवार। परिवार भी एक व्यक्तियों का समूह होता है, एक सामाजिक इकाई होती है, जिसमें हमने देख लिया कि 3 तरह के व्यक्ति हमारी इस परिवार की इकाई में शामिल होते हैं। एक रक्त का संबंध जिससे होता है, एक जो विवाह करके आता है, एक जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, मतलब जिसको हम गोद लेते हैं। ये आपकी जो है फैमिली परिवार जो है उसका अर्थ है। आपको परिवार की 1-2 जो है वो परिभाषाएं किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग छोटी छोटी परिभाषाएं जो है आपको याद कर लेनी है। जितनी आप 1 या 2 परिभाषा या 3 परिभाषा जो भी आप याद कर सकते हैं वो रटने वाली चीज है, लेकिन जहां पर इसका अर्थ समझना है तो अर्थ समझने के लिए हमने ये अर्थ समझ लिया। आपको यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई परिवार किसे कहते हैं, परिवार की विशेषताएं लिखिए, या अन्य किसी प्रकार से कोई प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हमको परिवार का अर्थ और परिभाषा लिखना होगा। अर्थ में आप ये लिख सकते हैं जो हमने बताया है, आप इसको यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि भाई परिवार शब्द जो है वो रोमन भाषा के फैमुलस शब्द से इसका निर्माण हुआ है, और फैमुलस शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। उस समय वहां पर जो घरों में या किसी भी अन्य जगह पर जो लोग नौकरी करते थे या नौकर के रूप में जो कार्य करते थे, उन सब का एक समूह बनाया जाता था, और इस समूह को वहां पर क्या कहा जाता था, फैमुलस कहा जाता था। इस फैमुलस शब्द से ही फैमिली का निर्माण हुआ। आगे जाके फिर हम इसको परिवार को इन 3 चीजों से आप इसको सामाजिक इकाई के रूप में दर्शा सकते हैं, और 1-2 डेफिनेशन जो आपने याद की हैं उन डेफिनेशन को अपन लिख सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं। अब अपन क्या पढ़ेंगे, परिवार की विशेषताएं, कि परिवार के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो परिवार के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अब परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं में सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम एक वैवाहिक संबंध। एक वैवाहिक संबंध। आपको पता है कि सबसे जो अहम, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता परिवार की क्या है कि ये एक वैवाहिक क्या है, संबंध है। इसके बिना परिवार का निर्माण संभव नहीं होता है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपना विवाह करता है और विवाह के बाद में वो अपने परिवार का निर्माण करता है। तो विवाह संबंध होना परिवार के लिए बहुत जरूरी है। वैवाहिक संबंध के बिना परिवार का निर्माण होना असंभव है। विवाह का एक रूप, दूसरी इसकी विशेषता है विवाह का एक रूप। जो आपका परिवार है ये विवाह का ही एक रूप है, क्योंकि विवाह जो होता है, आपको हमने पहला पॉइंट हमने देखा कि विवाह के बाद ही परिवार का बनना संभव है। कहने का मतलब परिवार का इसका जो आधार है वो विवाह है। तो विवाह परिवार का क्या है, एक दूसरा रूप है जिसके अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है और इसके बाद में परिवार का निर्माण होता है। विवाह के बिना निर्माण होना, नामकरण और वंश गणना की एक प्रणाली। नामकरण व वंश गणना, वंश गणना की एक प्रणाली। हमारा जो परिवार है ये नामकरण और वंश गणना की एक प्रणाली है। मतलब हमारे परिवार के अंदर किसी बच्चे का जब जन्म लेता है बच्चा,
तो उसका हम एक नामकरण संस्कार करते हैं। और नामकरण संस्कार किसके अंदर किया जाता है? परिवार के अंदर किया जाता है। और उसके वंश की गणना भी परिवार के अंदर होती है कि भाई ये बच्चा जो है वो इस परिवार का है, इस वंश का है, और वंश की गणना भी यहीं पर परिवार के लिए की जाती है। एक आर्थिक प्रावधान, परिवार क्या है? एक आर्थिक प्रावधान। अपन को पता है कि परिवार जो है वो एक आर्थिक प्रावधान भी है, क्योंकि परिवार में सदस्य, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन परिवार के सदस्यों की आपको पता है कि कुछ विशेष प्रकार की जरूरतें होती हैं। जैसे उनको कोई चीज खाने के लिए चाहिए, उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको आप कपड़े चाहिए पहनने के लिए, या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की सुविधाएं उनको चाहिए। तो उनको पूरा करने के लिए परिवार जो है वो एक आर्थिक प्रावधान माना गया है कि यहाँ पर परिवार के जो सभी लोग हैं वो सभी परिवार के लोग मिलकर के उन आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। परिवार का जो भी सदस्य कमाने के लायक होता है या आर्थिक रूप से संबल या सहायता प्रदान करने वाला होता है परिवार के लिए, तो वो उसमें उसकी सहायता करता है। एक सामान्य आवास, एक सामान्य आवास। परिवार जो होता है, परिवार एक सामान्य क्या है? आवास है। मतलब एक नॉर्मल तरीके के रहने की जगह है परिवार। यदि परिवार व्यक्ति का नहीं होता है तो उसके लिए आवास की व्यवस्था नहीं होती है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो परिवार में रहने के बाद अपनी आवास की व्यवस्था करता है, एक जगह एक सामाजिक इकाई के रूप में मिलजुल करके वो रहता है। तो ये एक सामान्य आवास की व्यवस्था भी है। एक इसका अगली विशेषता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता के अंदर जैसे मानव समाज जो होता है, हमारा जो व्यक्ति का समाज जो होता है उसमें अनेक समूह होते हैं, अनेक संस्थाएं होती हैं या अनेक संघ होते हैं। ये सब क्या है? सारी चीज जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब जो सबके काम आने वाली चीज होती है। लेकिन हमारा जो प्राचीन और मध्यकालीन या आधुनिक समाज की बात करें हम, तो ये सभी समाजों के अंदर ये सारी चीजें जो है सार्वभौमिकता मौजूद होती है। मतलब हमारे समाज के अंदर प्रत्येक जो चीज होती है वो एक व्यक्ति के लिए होती है। व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। और इन सबके लिए जो चीजें काम की होती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं, मतलब सबके लिए प्रयोग के लिए होती हैं। एक भावनात्मक आधार, अगली इसकी विशेषता है भावनात्मक आधार। हमारा जो परिवार होता है ये भावनात्मक आधार भी है। मतलब व्यक्ति का परिवार के अंदर एक संबंध स्थापित होता है। जैसे आपका कोई भाई है, कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ठीक है ना, कोई बेटा है, बेटी है, पत्नी है। ये सारे जो रिश्ते हैं जो आपस में एक दूसरे को भावनाओं से, एक प्रेम से, एक स्नेह जो आपस में परिवार के लोगों के अंदर होता है, तो ये भावनात्मक आधार किसके द्वारा होता है? ये परिवार के द्वारा होता है। यदि परिवार नहीं है तो इनके अंदर आपस में किसी प्रकार का भावनात्मक संबंध नहीं होगा। एक इसका अगला है रचनात्मक प्रभाव। अगली विशेषता है इसकी रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव के अंदर प्रत्येक परिवार में आपको पता है कि कोई ना कोई विशेष प्रकार का एक रीति रिवाज होता है। चाहे जैसे वो विवाह से संबंधित हो सकता है, किसी अन्य कार्यक्रम से संबंधित हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समाज के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का रीति रिवाज होता है, परंपराएं होती हैं, या उनकी एक संस्कृति होती है, या उनके पारिवारिक जो है वो नियम होते हैं कि जैसे हमारे परिवार के लोगों को इस प्रकार से रहना है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी रचनात्मक प्रभाव के अंदर आती हैं कि परिवार में रचनात्मक प्रभाव भी होता है। एक परिवार की अगली विशेषता है सीमित आकार। अगली विशेषता हो गई सीमित आकार। आपको पता है कि परिवार का जो आकार है वो सीमित होता है।
ये आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जिसमें रक्त का संबंध होता है, वैवाहिक संबंध होता है, और एक आपका गोद लेने का जो है गोद लेने की परंपरा जो है वो भी परिवार के में शामिल होती है। तो ये तीन चीजें, मतलब इसका एक आकार जो होता है वो सीमित होता है कि एक परिवार जो है जिसमें 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जो है वो सीमित रूप में परिवार के अंदर रहते हैं। आकार इनका ज्यादा बड़ा नहीं होता है क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। एक आपकी इसमें आ जाएगी, अगला जो है सदस्यों की जिम्मेदारियां। सदस्यों की जिम्मेदारियां। सदस्यों की जिम्मेदारियां, परिवार में जितने भी सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक सदस्य की अलग अलग प्रकार से जिम्मेदारी होती है। जैसे माना कि घर का मुखिया है तो उसका पूरा परिवार को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। घर की जो महिलाएं हैं परिवार में रसोई घर को संभालने की, परिवार के हमारे पास में परिवार में कोई भी व्यक्ति बाहर से हमारा कोई अतिथि आए, कोई भी व्यक्ति आए उसका आदर सम्मान करना, ठीक है ना, उनके लिए खान पान की व्यवस्था करना, अन्य बहुत सारी जो जिम्मेदारियां होती है वो महिलाओं के पास भी होती हैं। और ये सभी जो जिम्मेदारियां परिवार के सदस्यों के द्वारा निभाई जाती हैं। अगला अपन का पॉइंट आएगा 11वां सामाजिक नियम। 11वां पॉइंट आपका हो गया सामाजिक नियम। आपको पता है कि व्यक्ति जब परिवार में रहता है, और परिवार किसके अंदर रहता है, समाज के अंदर रहता है, तो व्यक्ति को परिवार में रह करके और समाज के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति रह रहा है परिवार में, उसकी मर्जी से वो कार्य कर रहा है, उसकी मर्जी से ही वो अपने रीति रिवाज फॉलो कर रहा है, तो ऐसा परिवार के अंदर संभव नहीं होता है क्योंकि उसको समाज के अनुसार चलना पड़ता है। प्रकृति में स्थायी और अस्थायी, इसका अगला पॉइंट है प्रकृति में स्थायी और अस्थायी। प्रकृति में स्थायी व अस्थायी। प्रकृति में स्थायी और अस्थायी। परिवार जो है वो एक हमारी एज एक प्रकार से एक ग्रुप है, एक संस्था है, एक हमारा लोगों के से मिला हुआ, लोगों से बना हुआ एक संघ है। और ये संस्था जो है वो परिवार जो है वो एक स्थायी होता है, मतलब परमानेंट होता है। जैसे आपने देखा कि हम हमारे परिवार में बच्चे और मम्मी पापा इसके साथ रहते हैं। काफी बच्चों का जो काफी लोगों का जो है वो संयुक्त परिवार है, उसके संयुक्त परिवार में उसके बाबा दादी भी रहते हैं, चाचा ताऊ अन्य व्यक्ति भी उसके अंदर रहते हैं। तो ये एक तरीके से परमानेंट व्यवस्था होती है परिवार की, कि परिवार जिस प्रकार जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो स्थायी परिवार के रूप में रहेगा। मतलब उस परिवार के अंदर कोई अन्य व्यक्ति आकर के ऐसा परिवार चेंज करने का जो रूल है वो इसके अंदर नहीं होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिवारों की संरचना। ये आपने पढ़ा परिवार की विशेषता। आपको ये 12 विशेषता जो है आप याद कर लो। 12 विशेषता में आपकी जो है आराम से 4, 5, 6 विशेषता भी यदि आपको याद रह जाती हैं तो आपका पेपर में यदि ये प्रश्न आता है तो आप बड़े प्रश्न के रूप में इसको आराम से जो है वो लिख सकते हो। पहले आप परिवार का अर्थ लिख दो, फिर परिवार की आप परिभाषा लिख दो। अर्थ और परिभाषा में ही लगभग आपका एक पेज जो है वो भर जाता है। एक पेज के बाद में इनमें से यदि आपको 5 पॉइंट भी याद रह गए, 6 पॉइंट भी याद रह गए, तो 1-2 पेज आप इसके अंदर भर सकते हो। तो आपका आराम से एक निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। आगे जो हम पढ़ेंगे परिवार की संरचना, कि परिवार का निर्माण कैसे होता है। संरचना का मतलब होता है उसको बनाना। परिवार कैसे बनता है, उसकी संरचना क्या है। परिवार की संरचना, कि भाई परिवार बनता कैसे, आकार और परिवार का आकार क्या होता है, परिवार की संरचना
कैसी होती है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे एकल परिवार। सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, एकल परिवार। देखिए एकल परिवार और संयुक्त परिवार, यदि अपन एक प्राचीन समय की बात करें तो हमारे प्राचीन समय के अंदर हमारे यहाँ पर जो समाज था तो उन समाज में संयुक्त परिवार अधिक थे, एकल परिवार बहुत कम होते थे और संयुक्त परिवार अधिक थे। लेकिन यदि हम बात करें आज की, तो आज भैया एकल परिवार अधिक है और संयुक्त परिवार कम है। एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें माता पिता और उसके बच्चे मिलकर रहते हो, तो उसको अपन एकल परिवार कहते हैं। मतलब ये एक बहुत छोटा परिवार होता है जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको किस प्रकार अपन जानते हैं, इसकी विशेषताएं अपन को लिखनी है। देखिए क्या विशेषताएं होती हैं एकल परिवार की। तो सबसे पहली विशेषता होती है बड़ों द्वारा आयोजित विवाह पर नियंत्रण कम करें। बड़ों द्वारा आयोजित विवाह पर नियंत्रण कम करें। आपने देखा होगा कि आजकल क्या है कि हमारे यहाँ पर बड़ों द्वारा जो विवाह आयोजन किया जाता था उस पर धीरे धीरे क्या है कि नियंत्रण होने लग गया और बड़े जो हैं वो वैवाहिक कार्यक्रमों से मतलब थोड़े से दूर होने लग गए, मतलब उनको नियंत्रित नहीं करते हैं। तो ये जो नियंत्रण नहीं करना है, इससे क्या होता है, बड़ों द्वारा जब विवाह कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया जाता है या बड़ों के द्वारा जब ये वैवाहिक, आपको पता है वैवाहिक बंधन एक पवित्र बंधन होता है और इससे एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, तो इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, इसका नियंत्रण जो है वो कम हो गया और नियंत्रण कम होने के कारण हमारे एकल परिवार जो है वो बनने लग गए। एकल परिवार का निर्माण बुजुर्गों के नियंत्रण कम होने से हुआ है। वैवाहिक जीवन में पुरुषों का नियंत्रण कम करें। वैवाहिक जीवन में पुरुषों का नियंत्रण कम, पुरुषों का नियंत्रण कम। मतलब जिस प्रकार से हमने बड़े लोगों का विवाह पर नियंत्रण जो है वो कम कर दिया, उसी प्रकार से हमारे वैवाहिक जीवन में या विवाह जैसे पवित्र रिश्ता जो है इसमें हमारे पुरुषों का जो है वो नियंत्रण कम हो गया। और पुरुषों का नियंत्रण कम होने से, बड़े बुजुर्गों का नियंत्रण कम होने से हमारी जो परिवार हैं वो छोटे हो गए। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। यदि अपन बात करते हैं एकल परिवार की, तो एकल परिवार में आपको पता है कि कितने लोग होते हैं, माता पिता व बच्चे, ठीक है। अब इसमें जो माता पिता और बच्चे, इसमें जो है ये महिला है, जो परिवार की महिला मुखिया होती है उसको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है एकल परिवार के अंदर। कहने का मतलब वो किसी भी प्रकार से पैसा खर्च कर सकती है, पैसे का इस्तेमाल वो किसी भी चीज के लिए कर सकती है, अपने लिए वो कोई चीज खरीद सकती है या अन्य वो किसी प्रकार से पैसा खर्च कर सकती है। उसको आर्थिक रूप से पूरी स्वतंत्रता होती है। किसके अंदर? एकल परिवार के अंदर। इसकी चौथी विशेषता आपकी है कि ये आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे। आकार में कैसे होते हैं? छोटे। छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, इसके अलावा अन्य सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ये आकार में कैसे होते हैं? एक छोटे होते हैं। धार्मिक नियंत्रण कम होना एक इसकी विशेषता है, धार्मिक नियंत्रण कम होना। धार्मिक नियंत्रण कम होने का मतलब ये है
कि एकल परिवार के अंदर जो कम सदस्य होते हैं, तो ये कम सदस्य धार्मिक हो सकते हैं या धार्मिक नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एक परिवार के अंदर जो है वो बुजुर्ग या बड़े या पुरुषों का जो आपने ऊपर देखा है कि नियंत्रण कम होता है, और नियंत्रण कम होने के कारण जो परिवार के सदस्य होते हैं वो धार्मिक चीजों से क्या धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं, मतलब धार्मिक नियंत्रण कम हो जाता है और वो अन्य किसी चीजों में शामिल हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, एकल परिवार होता है। आपको ये ध्यान रखना है, एकल परिवार में ये शामिल होते हैं, इसकी ये विशेषताएं, बड़ों का नियंत्रण कम, पुरुषों का नियंत्रण कम, महिलाओं को क्या है आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है, आकार में ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें धार्मिक नियंत्रण कम होता है। ये एकल परिवार की आपकी विशेषताएं हैं। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। दूसरा आपका परिवार होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है वो अपन यदि बात करें कि ये क्या होता है, तो भैया संयुक्त परिवार छोटे छोटे मतलब जो एकल परिवार होते हैं, तो अनेक छोटे छोटे परिवार, अनेक एकल परिवार जब एक साथ मिलकर के रहते हैं तो उसको अपन संयुक्त परिवार कहते हैं। मतलब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि एकल परिवार क्या होता है, तो एकल परिवार के अंदर कौन कौन रहते हैं, कितने, इसका आकार कितना छोटा होता है, आकार बहुत छोटा होता है। तो आकार छोटा होता है, तो ऐसे छोटे छोटे परिवार जो है यदि इन सबको हम एक साथ रहते हुए देखें तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसे माना कि एक माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की फैमिली है, ठीक है ना, और दोनों बच्चों के भी बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चों का परिवार जो है वो एक ही छत के नीचे रहता है, एक मकान में रहता है, एक घर में रहता है, एक साथ खाता है, एक साथ सोता है, एक साथ रहता है, या अन्य गतिविधि उनकी एक साथ होती है, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसकी भी विशेषता अपन को पढ़नी है। इसकी अपन की क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषता सबसे पहली हो गई कि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। आपको पता है कि जो परिवार संयुक्त परिवार है, जो परिवार छोटे छोटे अनेक परिवारों से मिलकर बना है, तो उस परिवार का आकार अवश्य रूप से बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर एक फैमिली, वो 2 फैमिली हो सकती है, 2 से 3 फैमिली हो सकती है, 4 फैमिली एक साथ रह सकती है, मतलब एक से अधिक फैमिली उसमें मिलजुल करके रहती है, तो वो परिवार जो होता है वो बड़ा होता है। संयुक्त और अविभाजित संपत्ति होती है इसमें, आप इसमें अविभाजित संपत्ति लिख सकते हो। अविभाजित संपत्ति, अविभाजित संपत्ति का मतलब होता है कि आपको यदि अपन देखें तो एकल परिवार में एक फैमिली रहती है, जैसे माना कि किसी व्यक्ति के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की अलग अलग फैमिली है, अलग अलग रहती है, तो वो उसके 2 एकल परिवार हो गए। यदि वो दोनों एकल परिवार में रहते हैं तो उन दोनों की जो प्रॉपर्टी, जो पिता की प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब उनको विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन यदि बात करते हैं अपन संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार में क्या होगा कि वो 2 या 3 या 4 फैमिली जो है वो एक साथ रहती है, और जब वो एक साथ रहती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो संपत्ति होती है, वो कैसी होती है, अविभाजित होती है, मतलब किसी प्रकार का विभाजन उनकी संपत्ति में नहीं होता है। एक आश्रय के नीचे निवास, एक आश्रय के नीचे निवास, इसमें आपको एक आश्रय का मतलब हो गया, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक छत के नीचे रहते हैं, एक मकान में रहते हैं। आश्रय स्थल का मतलब है कि जहां पर वो रहते हैं, चाहे उनके पास में एक झोपड़ी है, चाहे एक पटोल है, चाहे उनके पास में एक मकान है, चाहे कुछ भी है, रहने की जैसी भी व्यवस्था उनके पास है, उसको अपन क्या कहेंगे, आश्रय, आश्रय स्थल जिसको अपन बोल सकते हैं
तो आश्रय एक ही होता है इनका, और एक ही आश्रय के नीचे यदि ये रहते हैं तो ये इसका मतलब है कि ये जॉइंट फैमिली है, मतलब ये संयुक्त परिवार है। सामान्य धार्मिक प्रथाएं, इसकी अगली विशेषता है सामान्य धार्मिक प्रथाएं, मतलब एकल परिवार, संयुक्त परिवार में यदि व्यक्ति रहता है तो उस व्यक्ति की जो धार्मिक प्रथाएं हैं या धार्मिक जो भी रीति रिवाज हैं वो उनके सामान्य होते हैं। सामान्य का मतलब होता है कि वो पूरे परिवार के साथ में जिस प्रकार से वो रहते हैं तो पूरे परिवार के जो रीति रिवाज है उनको ध्यान में रखा जाता है। बड़े बुजुर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाता है, उनकी सलाह मशवरा की जाती है, उनसे पूछा जाता है और उनसे पूछने के बाद ही ये जो धार्मिक कोई भी प्रथा है उसको, धार्मिक प्रथा को निभाया जाता है। तो इसके अंदर ये भी चीजें आती हैं। एक परिवार के कमजोर विकलांग सदस्य के प्रति जिम्मेदारियों से बंधा हुआ, यदि कोई सदस्य कमजोर सदस्य है, कमजोर सदस्य के प्रति जिम्मेदारी, कमजोर सदस्य के प्रति जिम्मेदारी कहने का मतलब यह है कि जो जॉइंट फैमिली होती है, मतलब जिस फैमिली में संयुक्त परिवार है, जो उस संयुक्त परिवार के अंदर सभी प्रकार के सदस्य एक साथ रहते हैं, जिसमें कुछ सदस्य अपने संपूर्ण शारीरिक मानसिक रूप से क्या होते हैं, वो स्वच्छ होते हैं, सही होते हैं। लेकिन यदि कोई सदस्य किसी भी प्रकार से कमजोर है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे अन्य किसी प्रकार से यदि वो कमजोर है, तो उस सदस्य के प्रति अन्य सदस्यों की क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि वो उस सदस्य का क्या करें, उसका ध्यान रखें, उसकी जिम्मेदारी निभाएं, उसको अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान करें। इसके साथ ही इसमें एक तीसरा होता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार मुख्य रूप से आपको दो परिवार जो हैं वो आपको तैयार करने हैं, एकल और संयुक्त। लेकिन यदि अपन एक और बात करते हैं तो एक विस्तृत परिवार भी होता है, ये एकल परिवार का ही विस्तार होता है, मतलब ये संयुक्त परिवार की तरह ही होता है, लेकिन एक पारिवारिक परिसर के भीतर एकल या घरों के समूह में रह सकता है। यह समूह एक स्थान पर फैला हुआ हो सकता है। इसमें माता पिता, बच्चे, माता पिता के करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं जो परिवार में साथ रहते हैं। अब इसमें अपन को एक चीज देखनी है, देखो इसमें एकल परिवार में आपके माता पिता थे और उसके बच्चे थे। यदि बात करते हैं संयुक्त परिवार की तो उसमें दो या दो से अधिक एकल परिवार एक साथ रहते थे। लेकिन यदि हम बात करते हैं विस्तृत परिवार की, तो विस्तृत परिवार में अपने परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ क्या, रिश्तेदार भी हो। यदि माना कि हमारी फैमिली के साथ में, जैसे माना कि एक माता पिता और उसके बच्चे एकल परिवार हो गया, और ऐसे ही एक दो एकल परिवार या तीन एकल परिवार एक साथ रह रहे हैं तो वो आपका संयुक्त परिवार हो गया। लेकिन उस संयुक्त परिवार के होते हुए भी उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके कोई सगे संबंधी हैं और वो सगे संबंधी भी उनके साथ रहते हैं, तो वो आपका जो है वो विस्तृत परिवार कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, विस्तृत परिवार कहते हैं। एक इसका नंबर 4 होता है एकल अभिभावक परिवार। ये छोटे छोटे से आपको पढ़ने, एकल अभिभावक परिवार। एकल अभिभावक परिवार, एकल अभिभावक परिवार का मतलब होता है कि यदि एक माता पिता कोई भी अपने पावर से या अपनी क्षमता से यदि वो अपने परिवार का एक से अधिक बच्चों का पालन करता है तो उसको हम एकल अभिभावक परिवार कहते हैं। इनके अंदर, सबके अंदर दो दो अभिभावक होते हैं। अभिभावक का मतलब है जो परिवार का संरक्षक है। जैसे परिवार में बच्चों के माता पिता, जैसे आपके माता है, ठीक है ना, परिवार में पिता है और इनके दो बच्चे हैं। कैसे, कितने हैं, दो बच्चे। यदि माना कि माता और पिता इन दोनों में से एक व्यक्ति की जो है वो डेथ हो जाती है, एक व्यक्ति नहीं होता है और एक व्यक्ति होता है, दोनों में से एक, दोनों में से एक,
यदि दोनों में से एक है और दोनों में से एक ही इन दो बच्चों का पालन करता है, मतलब अपने परिवार का पालन कर रहा है, तो ऐसे परिवार को हम एकल अभिभावक परिवार के नाम से जानते हैं। एकल अभिभावक परिवार के नाम से जानते हैं। ये अपन को जो है वो ध्यान रखना है कि ये आपके 4 प्रकार के जो है वो परिवार आपके हो गए। ये हमारा जो है ये हमारा आकार के आधार पर परिवार की जो है वो संरचना हो गई। इसके बाद अपन जो अगला पढ़ेंगे, विवाह प्रथाओं के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। ये अपन का आकार के आधार पर विवाह के प्रकार होंगे। किसके आधार पर है ये? आकार के आधार। अब अपन पढ़ेंगे वैवाहिक प्रथाओं के आधार पर परिवार के प्रकार। वैवाहिक प्रथाओं के आधार पर तो वैवाहिक प्रथाओं के आधार पर अपन सबसे जो पहला इसका प्रकार है वो है एकांगी परिवार। एकांगी परिवार। एकांगी परिवार का मतलब इसको अपन एक पत्नी परिवार भी कहते हैं। इसको हम एक पत्नी परिवार भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि परिवार में किसी व्यक्ति ने एक शादी की है, यदि उस व्यक्ति ने एक शादी की है, तो उस परिवार में उस व्यक्ति की क्या है? एक पत्नी है। तो उस एक पत्नी वाले परिवार को हम एकांगी परिवार के नाम से जानते हैं। मतलब इसको हम एक पत्नी परिवार के नाम से भी जानते हैं। एक होता है बहुपत्नी परिवार। एक अपन का क्या होता है? बहुपत्नी परिवार। बहुपत्नी परिवार में क्या है कि काफी जो समाज है या काफी जो परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक विवाह व्यक्ति कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी रखने का उसको अधिकार होता है। तो ऐसे परिवार को हम जो है वो बहुपत्नी परिवार के नाम से जानते हैं। एक होता है अंतर्विवाही परिवार। अंतर्विवाह परिवार। अंतर्विवाह परिवार का मतलब होता है, अंतर्वाही परिवार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जाति, अपने धर्म, अपना परिवार, अपना समुदाय, इन सब के आधार पर यदि वो अपना विवाह करता है तो उसको हम अंतर्वाही परिवार के नाम से जानते हैं। ऐसा जो परिवार होता है उसमें अपनी जाति, उपजाति, नस्ल, वर्ण, वर्ग, ठीक है ना, ये अपने ही होते हैं। अपने परिवार में मतलब अपने समाज के अंदर, अपनी जाति के अंदर, अपने वर्ग के अंदर ही वो शादी करता है। एक होता है बहिर्विवाही परिवार। बहिर्विवाही परिवार ये इससे क्या है? ये इससे उल्टा होता है। मतलब इसके अंदर जो व्यक्ति है वो विवाह अपना करता है, तो वो व्यक्ति विवाह अपनी जाति, अपनी श्रेणी, अपने वर्ग इससे दूर करता है। मतलब इनको छोड़ करके बाहर से विवाह करता है, उसको अपन बहिर्विवाह कहते हैं। एक अपन का जो परिवार का वर्गीकरण अगला जो होता है, जैसे हमने एक आकार के आधार पर पढ़ा जिसमें एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार और एकल अभिभावक परिवार, ये 4 परिवार हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा वैवाहिक प्रथाओं के आधार पर, जिसमें 4 पढ़े। एकांगी परिवार जिसमें एक पत्नी होती है व्यक्ति की। बहुपत्नी परिवार जिसमें एक से अधिक पत्नी होती है व्यक्ति की। अंतर्विवाही परिवार जो अपनी जाति, श्रेणी, वर्ग में शादी करता है। और बहिर्विवाही परिवार मतलब अपनी जाति, वर्ग से बाहर विवाह करता है। अब हम पढ़ेंगे प्राधिकरण के आधार पर परिवार। प्राधिकरण के आधार पर, प्राधिकरण के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला होता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें
पिता का की सत्ता चलती है। मतलब उसका जो मालिक होता है वो पिता होता है, परिवार का पूरे का मालिक पिता होता है। जो पिता होता है उसका ही परिवार में जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, और यदि परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनको अपने पिता का ही कहना मानना होता है। मतलब पिता उस परिवार का एक सर्वे सर्वा सदस्य होता है और वही उस परिवार का पालन करता है और वो परिवार अपने सदस्यों को खुश रखने का प्रयास करता है। प्रत्येक सदस्य जो है उसकी बातों को मानता है और प्रत्येक सदस्य उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो वो परिवार जो होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है। एक होता है आपका मातृ सत्तात्मक परिवार। मातृ सत्तात्मक परिवार, जो मातृ सत्तात्मक परिवार होता है इसमें आपकी जो सत्ता होती है जो पिता के बजाय माता की सत्ता होती है। मतलब जिस परिवार के अंदर मुखिया जो है वो माँ होती है और मतलब पत्नी होती है या किसी की या माँ हो गई, या कुल मिलाकर ये कि जिस परिवार की जो मुखिया है वो यदि महिला है और वो महिला ही अपने परिवार को क्या करती है, अपने निर्देशों से चलाती है, वो उसकी सत्ता उसके अंदर चलती है, तो ऐसे परिवार को हम मातृ सत्तात्मक परिवार के नाम से जानते हैं। एक होता है समतावादी परिवार, इसी के अंदर एक आता है आपका समतावादी परिवार। एक परिवार आ गया आपका समतावादी परिवार। समतावादी परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसके अंदर दोनों की सत्ता चलती है। देखिए इसमें पिता की सत्ता होती है, मतलब पुरुष की सत्ता होती है। इसमें माता की सत्ता होती है, मतलब महिला की सत्ता होती है। ठीक है, इसमें आपको दोनों की सत्ता पाई जाती है। मतलब दोनों समान भाव से परिवार का पालन करते हैं, दोनों समान भाव से ही परिवार का मैनेजमेंट करते हैं, दोनों को समान भाव से ही परिवार में अपनी बात रखने का अधिकार होता है और आपस में एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो माता और पिता मतलब महिला और पुरुष दोनों का एक साथ होता है। एक अपन का जो अगला आएगा इसमें निवास के आधार पर, अगला इसमें आएगा निवास के आधार पर। निवास के आधार पर मतलब निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है या इसकी क्या संरचना होती है, कैसी संरचना होती है। पितृस्थानीय परिवार, इसका पहला है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार का यहाँ पर जो है मतलब है कि वह परिवार जो जैसे किसी भी व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो जो महिला होती है वो अपने पति के परिवार में रहने आती है। आपको पता है कि एक महिला वो अपने मायके अपने माता पिता के घर को छोड़ करके वो अपने पति के घर में आती है, तो ऐसा परिवार जो है वो पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। इसमें ये जो परिवार है इसकी प्रकृति है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। मतलब कोई भी विवाह के बाद में कोई भी पत्नी अपने पति के परिवार में रहने आती है उसको हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। शादी हुई किसी व्यक्ति की और शादी के बाद में उसकी पत्नी उसके परिवार के साथ रहने लगती है, उसके परिवार में आती है, तो उसको हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। एक होता है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार का मतलब होता है कि वह परिवार जिसमें अपनी विवाह के बाद जो पति है वो अपनी पत्नी के परिवार में रहने के लिए आता है। जैसे आप उसको यदि अपन की भाषा में बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये घर जमाई है। घर जमाई का मतलब लड़के और लड़की की शादी हुई और लड़के की शादी हुई तो लड़की को लड़के के घर में आना चाहिए, मतलब वो परिवार पितृस्थानीय परिवार होना चाहिए। लेकिन उसके स्थान पर लड़का जो है वो लड़की के घर पर रहने गया है, लड़का लड़की के घर पर रहने गया है, तो उसको हम मातृस्थानीय परिवार के नाम से जानते हैं। और एक होता है द्विस्थानीय परिवार। एक होता है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय
द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय का परिवार का मतलब वो जो होता है कि जिसकी भी शादी हुई है वो विवाह के बाद में जो लड़का और लड़की जो बारी बारी से अपना स्थान बदलता है, जैसे माना कि लड़की कभी अपने पिता के घर चली जाती है, अपने पिता के पास रहते हैं दोनों, कभी अपने माँ के पास है या कभी ससुराल में है, कभी लड़के के घर पर है, कभी लड़की के घर पर है। यदि दोनों परिवारों में सामंजस्य बनाकर यदि वो विवाहित जोड़ा रहता है, पति पत्नी रहते हैं, तो उसको हम द्विस्थानीय परिवार के नाम से जानते हैं। एक होता है इसी में नवस्थानीय परिवार, इसमें होता है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार का मतलब होता है कि जब कोई भी लड़के की शादी होती है और लड़का और लड़की दोनों ही, देखिए पिता के साथ रहना पितृस्थानीय, ठीक है ना, अपने मतलब लड़के के घर में रहना, लड़की के घर में रहना मातृस्थानीय। यदि वो दोनों ही स्थानों पर बराबर रूप से रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो वो द्विस्थानीय हो गया। नवस्थानीय का मतलब होता है कि यदि लड़का और लड़की ना तो लड़के के घर में रहते हैं और ना लड़की के घर में रहते हैं, वो अन्य किसी स्थान पर रहते हैं, मतलब एक वो नए स्थान पर रहते हैं, तो नए स्थान पर रहते हैं तो उसको नवस्थानीय परिवार के नाम से जाना जाता है। एक होता है एवन कुलोकल परिवार, इसके के अंदर होता है एक नंबर 5 एवन कुलोकल परिवार। ये जो होता है ये परिवार एक अलग प्रकार का होता है, क्योंकि ज्यादातर ये समस्या आती नहीं है। यदि नवविवाहित जोड़ा मतलब लड़का और लड़की जो जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद में यदि वो मामा के घर पर रहते हैं तो उसको हम स्थानीय परिवार कहते हैं, मतलब एवनुकुल परिवार उसको हम कहते हैं। तो ये परिवार जो है आपके किसके आधार पर है, आपके निवास के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे वंश के आधार पर परिवार। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम? वंश के आधार पर परिवार। वंश के आधार पर वंश के आधार पर जो पहला परिवार होता है वो होता है पितृवंशीय। पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार का मतलब होता है कि ऐसे परिवार में एक ये सामान्य प्रकार के परिवार होते हैं जिसमें पिता जो होता है वो पिता वंश के माध्यम से परिवार की जो वंशावली है वो पिता वंश के आधार पर जो है वो आगे बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि संपत्ति और परिवार का नाम, ठीक है ना, इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है परिवार का किसी प्रकार से कोई नाम होता है या परिवार के किसी प्रकार से कोई बुराई होती है, कोई हानि होती है, तो वो यदि पिता के को विरासत में मिली है या पिता का उसके अंदर नाम है तो वो पितृवंशीय जो है वो परिवार होता है। एक होता है आपका मातृवंशीय परिवार, एक होता है आपका मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार के अंदर जो होता है वो इसकी ठीक जैसे हमने पढ़ा कि पिता का नाम परिवार के अंदर हो। अब यदि ये मातृवंशीय है तो ये पिता की जगह जो है वो पूरा उत्तरदायित्व किसका आ जाएगा? माता का आ जाएगा। मतलब इसमें परिवार की देख रेख, परिवार का नाम वगैरह जो भी है उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो सब माता के ऊपर निर्भर हो जाती है। एक द्विवंशीय परिवार होता है इसी के अंदर। तीसरा जो होता है वो द्विवंशीय होता है। द्विवंशीय का मतलब आप समझ रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ा पितृवंशीय, फिर पढ़ा हमने मातृवंशीय, तो अब हमने पढ़ा कि द्विवंशीय। तो द्विवंशीय का मतलब होता है कि जो परिवार है वो माता और पिता दोनों के बराबर अधिकार से वो परिवार चल रहा है। मतलब उसमें पिता का भी उतना ही नाम है, माता का ही भी उतना ही नाम है। तो ये चीजें जो है वो परिवार से संबंधित हैं। आपने इसको पढ़ा, परिवार से संबंधित परिवार की संरचना। अब देखिए सभी संरचना आपके सामने इसी बोर्ड पे इस समय एक जगह पर है।
केवल और केवल आपके आकार के आधार पर जो परिवार है वो आपका हमने पहले पढ़ लिया है, वो आपका यहाँ पर नहीं है। बाकी की परिवार की संरचना में देखिए, वैवाहिक प्रथाओं के आधार पर एकांगी परिवार जिसमें एक पत्नी होती है, बहुपत्नी परिवार जिसमें अनेक पत्नी होती है, अंतर्विवाही परिवार जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने परिवार के अनुसार अपनी जाति वर्ण श्रेणी के अंदर विवाह करता है, ये उसके से बाहर विवाह करता है। ये आपका वंश के आधार पर परिवार हो गए, पितृवंशीय, मातृवंशीय और द्विवंशीय। इधर आपके हो गए प्राधिकरण के आधार पर, जिसमें पितृसत्तात्मक है, जिसमें सत्ता पिता की होती है, इसमें माता की होती है, इसमें दोनों की होती है। यहाँ पर हमने निवास के आधार पर पढ़े, जिसमें पितृस्थानीय, जहां पर लड़की की शादी होती है तो वो अपने पति के घर में रहती है। यहाँ पर लड़का लड़की की शादी होती है तो दोनों ही लड़की की परिवार में रहते हैं, लड़की के परिवार के साथ में रहते हैं। और द्विस्थानीय मतलब दोनों स्थानों पर वो रहते हैं। एक नवस्थानीय मतलब अन्य नए स्थान पर वो रहते हैं, ये आपका वो हो गया क्या, नवस्थानीय। एक आपका एवं कुलोकल परिवार हो गया, जिसमें कि मामा के साथ में रहते हैं। तो ये आपका पूरा परिवार वाला जो है संरचना परिवार के जो है वो यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा अपन को एक स्वास्थ्य का और देखना है, और इसके बाद में आज का हम जो है उसका विराम लेंगे। परिवार का स्वास्थ्य से संबंधित चीजें भी अपन को देखने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भावनात्मक स्वास्थ्य। और सबसे पहले नंबर 1 पर अपन पढ़ लेंगे इसमें भावनात्मक स्वास्थ्य। ठीक है, भावनात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि अपन के जो परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अपन को विश्वास, करुणा, आराम और आत्मविश्वास, ऐसी जो भावनाएं हैं वो इस बच्चे के अंदर जो है हमको विकसित करनी होती है। जैसे एक छोटा परिवार जो है, वो छोटा बच्चा जो है जब परिवार में जन्म लेता है तो आपको पता है कि उस बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई भी भाव नहीं पाया जाता, मतलब कोई भाव उस बच्चे के अंदर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा उस परिवार के अंदर आता है, उसका जन्म होता है, धीरे धीरे क्या है कि वो बड़ा होता है, और बड़ा हो करके वो जो है उसके अंदर भावों की उत्पत्ति होती है। मतलब वो भाव उसके अंदर आते हैं, वो देखता है, परिवार को देखता है, परिवार के लोगों को देखता है, परिवार का माहौल देखता है, और माहौल देख करके उसके अंदर भावों की उत्पत्ति होती है। तो ये भावनात्मक स्वास्थ्य जो है होते हैं। इसमें ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका जो भावनात्मक तरीके से यदि अच्छे ढंग से पालन किया जाए तो उनके आपस में आगे जो है उनके पारस्परिक जो संबंध होते हैं, जो बच्चा परिवार के साथ में घुल मिल करके और अच्छी प्रकार से जो है वो रह लेता है। एक आपका इसके अंदर जो होता है वो होता है सामाजिक स्वास्थ्य। इसके अंदर क्या आएगा आपको, सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर अपन को आता है कि जो बच्चे जो है, जब बच्चे का जन्म घर में होता है तो घर के जैसा वातावरण बच्चे को घर के अंदर मिलेगा, जैसे सभी परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि उस बच्चे को समाज के अंदर कैसे रहना है। परिवार में बच्चा रहता है, लेकिन यदि उसको जब वो बड़ा होगा और बड़ा होगा तो उसको एक समाज के अंदर रहना पड़ेगा, समाज की पॉलिसी को उसको मानना पड़ेगा, समाज के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर वो समाज में किस प्रकार से वो रहेगा, कौन से वातावरण में वो परिवार का जो वातावरण है उसको उसी प्रकार का वातावरण उसको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि वो आराम से उस परिवार के अंदर रह सके। ये हमारे इस सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर जो है वो आता है। एक होता है शारीरिक मौत। शारीरिक मौत के अंदर जो आता है कि बच्चे जो हैं वो माता पिता और परिवार, इसमें अन्य सदस्य जो होते हैं वो प्रोत्साहन के लिए, जैसे जो बच्चा होता है उसको चलाना,
है ना, बच्चे को चलाते हैं, कोई बच्चे को दौड़ा रहा है, कोई बच्चे को खड़ा कर रहा है, कोई बच्चे को बैठना सिखा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है परिवार के अंदर जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को चलना, बैठना, उठना, ठीक है ना, खड़ा होना, ये सारी चीजें आदि जो गतिविधियां हैं उनको समझाते हैं या उनको सिखाते हैं। इसके बाद में उसको जैसे कोई चीज पकड़ना है, भाई ये बर्तन पकड़ लिया, ये रोटी पकड़ ली, ये रोटी का टुकड़ा उसको तोड़ना सिखाया जा रहा है, रोटी के टुकड़े को उसको खाना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से सारी जो चीजें हैं उस बच्चे को इसके अंदर जो है वो सिखाई जाती हैं। इसमें काफी बच्चे जो हैं वो यदि उनका स्वास्थ्य ऐसे गड़बड़ हो जाता है तो वो परिवार, वो समाज के साथ में अच्छे ढंग से वो नहीं रह पाते हैं। एक संज्ञानात्मक स्वास्थ्य होता है, एक होता है आपका संज्ञानात्मक स्वास्थ्य। संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, जो बच्चे एक ऐसे परिवार के अंदर जन्म लेते हैं जिस परिवार का माहौल अच्छा होता है, जिस परिवार का जो सामाजिक लेवल है वो उस परिवार का अच्छा होता है, समाज के साथ में उस परिवार के संबंध जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो परिवार सामाजिक परिवार होता है, वो समाज के साथ में मिलजुल कर रहता है। तो ऐसे परिवार में यदि उस बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे का जो रिजल्ट होता है, उस बच्चे का जो प्रदर्शन होता है, मतलब बच्चा जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर के उसका जो एक तरीके से एक लेवल होगा, वो एक लेवल बहुत अच्छा उस बच्चे का पाया जाता है, क्योंकि उस बच्चे का पालन पोषण शुरुआत से ही एक अच्छे ढंग से उसका हुआ है। माता पिता और परिवार के साथ में जो बच्चे रहते हैं या जो बच्चे अलग रहते हैं तो उसमें क्या होता है, तंत्र का संबंधी कोई ना कोई विकार आ जाता है, मतलब क्षति आ जाती है, और वो उस बच्चे के अंदर जो है वो जीवन भर रह सकती है। ठीक है ना। ऐसे बच्चे IQ परीक्षणों में कम अंक प्राप्त कर सकते हैं, उनकी लड़ाई और उड़ान प्रणाली स्थायी रूप से टूट जाती है, वे तनावपूर्ण स्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। मतलब काफी स्थितियां ऐसी आ जाती है बच्चे के साथ में कि बच्चा अपनी भावनाओं से, अपने अंदर से वो क्या है, एक प्रकार से वो टूट जाता है, और वो उसकी IQ जो है, जिसको अपन मानसिक बुद्धि के नाम से कहते हैं, IQ जो होता है इसको कहते हैं अपन मानसिक बुद्धि। क्या कहते हैं इसको? मानसिक बुद्धि। और यदि उस बच्चे की मानसिक बुद्धि का परीक्षण किया गया और इसकी मानसिक बुद्धि क्या आई गई, कम पाई गई, तो ऐसा बच्चा जो होता है वो संज्ञानात्मक स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो पूर्ण रूपेण से स्वस्थ नहीं पाया जाता। कहने का मतलब है कि उस बच्चे की समझने की जो क्षमता है, उस बच्चे के अंदर जो सीखने की क्षमता है, वो बच्चा कुछ करना चाहता है, ठीक है ना, और करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो सीखने की क्षमता है वो बहुत कम है। IQ लेवल कम का मतलब होता है कि वो 70 से कम है। IQ लेवल 70 से भी कम है। यदि 90 तक IQ लेवल होता है तो वो सामान्य बच्चा होता है, ठीक है ना। यदि इससे डाउन जैसे जैसे आएगा तो वो मानसिक रूप से जो है वो बच्चा बीमार कहलाएगा, मतलब उसकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं कहलाएगी। और उसकी मानसिक स्थिति जब सही नहीं होगी तो आपको पता है कि वो बच्चा किसी भी प्रकार का रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। मतलब उस बच्चे का जो विकास है, सर्वांगीण विकास जिसको अपन बोल सकते हैं, यदि हम बात करते हैं, इसके कारण उसका सर्वांगीण विकास जो है वो रुक जाता है। सर्वांगीण विकास रुक जाता है। उस बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो रुक जाता है, क्योंकि उस बच्चे का IQ लेवल जो है वो डाउन है। और सर्वांगीण विकास जब बच्चे का रुक जाता है तो हम इस बात को जानते हैं कि बच्चा, चाहे आप उसको बात करो परिवार में रहने की, चाहे बात करें आप बच्चे की पढ़ाई की, चाहे बात करें आप बच्चे के खेलने की, या किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार से किसी बात को समझने की, या हमारे परिवार में किसी कोई कार्यक्रम या परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के आने पर उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो गतिविधि है, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल जो बच्चा है ये अपने दिमाग को यूज नहीं कर पाता है। मतलब वो बच्चा जो है अपनी मानसिक स्थिति खो चुका होता है।
मानसिक स्थिति। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यदि अपन थोड़ी सी बात और इसके बारे में हम करते हैं तो इसका कारण ये होता है कि व्यक्ति की दो तरह की आयु होते हैं। व्यक्ति की आयु एक होती है वास्तविक आयु और एक होती है मानसिक आयु। एक कौन सी होती है? मानसिक आयु। यदि बच्चे की दोनों आयु लेवल से चलती हैं, मतलब एक बच्चा 1 वर्ष का है, 1 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, ये उसकी दिनों की आयु, मतलब वो 2 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, तो ये उसकी वास्तविक आयु है। लेकिन यदि बच्चा 10 वर्ष का हो गया लेकिन उसका दिमाग 5 वर्ष के बच्चे के जितना है, मतलब एक 5 वर्ष का बच्चा जितना दिमाग रखता है, जितनी मानसिक योग्यता रखता है, उतनी मानसिक योग्यता बच्चे जो 10 साल का बच्चा है वो रखता है, तो ऐसे बच्चे की वास्तविक आयु आपकी 10 वर्ष होगी और मानसिक आयु उसकी 5 वर्ष होगी। उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। कहने का मतलब वो बच्चा 5 वर्ष के बच्चे के बराबर, 5 वर्ष के बच्चे के बराबर कार्य करता है। अब यदि आपको इसका आईक्यू लेवल निकालना हो, इसका आईक्यू लेवल निकालना हो तो हमको क्या करना होता है? हमको मानसिक आयु ऊपर रखनी है, वास्तविक आयु नीचे रखनी है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये 10 बार कटेगा और उसकी आईक्यू लेवल आएगा 50, मतलब उसका आईक्यू लेवल 50 है, आईक्यू लेवल 70 से उसका कम है। और यदि 90 से भी बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, ऐसा बच्चा मानसिक स्थिति से, मतलब मानसिक रूप से उसको हम कमजोर मानते हैं, मानसिक रूप से ऐसा बच्चा कमजोर है। तो कुल मिलाकर ये है कि बच्चे का जो ये संज्ञानात्मक स्वास्थ्य है, ये संज्ञानात्मक स्वास्थ्य बच्चे का अच्छा होना चाहिए। ये चारों स्वास्थ्य जो है बच्चे के अच्छे होंगे तो बच्चा उस परिवार के अंदर अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा, समाज के साथ अच्छे प्रकार से वो रहेगा और अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर दो। ठीक है ना? आज हमने ये चीजें पढ़ी तो इन चीजों को आप आराम से देखिए। ये आपके 1.1 और 1.2 के अंदर जो है दोनों यूनिट के अंदर ये चीजें हैं, और जो चीज हमको थोड़ी समझाने लायक होती है तो वो हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके और आप तक भेज देते हैं। आप इसको भैया देख लो लगातार, और जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा, जैसे जैसे हमें छुट्टियों में टाइम मिलेगा, वैसे वैसे हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे। अभी शीतकालीन छुट्टियों में हम थोड़ी ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको 1-2 पेपर शीतकालीन छुट्टियों में ही कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है? तो आप इनको देखते रहिए और अन्य लोगों को भी आप भेज दीजिए, और इसमें भेजने से क्या होगा कि आप अन्य लोग भी आपके सहारे से उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है? सभी स्टूडेंट के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपका अच्छा लक हो, आपको अच्छी कामयाबी प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।